कल की क्लास में मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान का परिचय दिया था। इसकी बेसिक चीजें मैंने बताई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। आपके सिलेबस में हालांकि ये टॉपिक दिया नहीं है, संविधान के निर्माण से संबंधित टॉपिक दिया है संविधान सभा के बारे में, लेकिन ये जो टॉपिक है एक बेसिक टॉपिक है। संविधान को समझने के लिए हमें जो है उसका विकास पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम विकास को नहीं पढ़ते हैं या नहीं समझते हैं तो हमें संविधान से संबंधित जो चीजें हैं वो उतनी ज्यादा समझ में नहीं आएंगी। दूसरी चीज ये है कि ये जो टॉपिक है ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भी आते हैं, तो इनको आउट ऑफ सिलेबस हम नहीं कह सकते हैं ना। तो दो तरीके से इंपॉर्टेंट है ये। एक तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, संविधान के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने के लिए इनका पढ़ना जरूरी है। दूसरा, ये जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे अधिनियम जो पढ़ने वाले हैं, वो अधिनियम आपके कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री में भी आते हैं, तो वहां उससे भी रिलेट करके आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, भारत का संवैधानिक विकास, है ना। यानी भारतीय संविधान जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके तहत देश का शासन संचालित होता है, ये कैसे विकसित हुआ, इसके विकास के लिए कौन कौन से अधिनियम उत्तरदायी हैं, उन अधिनियमों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले अधिनियम आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पर शासन था उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया ये पहला अधिनियम माना जाता है। और इसलिए इस अधिनियम को भारत में ब्रिटिश शासन का आरंभिक बिंदु बोला जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है। एक बार मेंस में जब पब्लिक एड सब्जेक्ट हुआ करता था तो उसके सेकेंड पेपर में सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ब्रिटिश शासन का आरंभिक बिंदु क्यों कहा जाता है। तो उसका रीजन यही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, विनियमित करने के लिए ये अधिनियम पास किया गया जो पहला था। इसलिए इसको कहते हैं भारत में ब्रिटिश शासन का आरंभिक बिंदु। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि यह अधिनियम भारत में कंपनी शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया पहला अधिनियम। नियंत्रित तथा विनियमित, इसमें एक और हम वर्ड यूज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, विनियमित, है ना, करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया पहला अधिनियम माना जाता है। तो ये है, इसके प्रावधान आपको ध्यान रखना है। उसमें पहला प्रावधान, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया, यानी पहले बंगाल का गवर्नर कहलाता था और फिर जो है उसको गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। इस पद पर पहले जो व्यक्ति थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है पहले व्यक्ति थे, है ना। एक्चुअली बंगाल का जो बंगाल पर सबसे पहले ब्रिटेन का शासन स्टार्ट हुआ, यानी भारत में ब्रिटेन का जो शासन स्टार्ट हुआ वो बंगाल से स्टार्ट हुआ। तो बंगाल के गवर्नर को, मतलब बंगाल का जो प्रमुख होता था उसको गवर्नर नाम दिया गया और गवर्नर का पद यहीं से स्टार्ट होता है। इसके पहले सूबेदार उसको बोला जाता था ना। भारत में गवर्नर नाम जो आया वो बंगाल से आया है ना। बंगाल का गवर्नर ही जो है इंडिया में पहला गवर्नर माना जाता है और इस पद पर लॉर्ड क्लाइव पदस्थ हुए थे। लॉर्ड क्लाइव जो है प्लासी के युद्ध को जिताने में, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्लासी का युद्ध जिताने में बहुत बड़ा
योगदान लॉर्ड क्लाइव का माना जाता है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनको ही जो है बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था कंपनी ने, और इस युद्ध को जिताने में लॉर्ड क्लाइव का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो उस युद्ध के ठीक बाद, प्लासी के युद्ध के ठीक बाद जो है बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था। तो बंगाल का गवर्नर, इसके पहले उसको कहा जाता था बंगाल के प्रमुख को। धीरे धीरे जो है कंपनी का शासन बंगाल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, इसलिए बंगाल जो है प्रधान प्रेसिडेंसी हो गई और मद्रास और बॉम्बे ये अन्य 2 प्रेसिडेंसी हो गई। तो बंगाल के गवर्नर को ज्यादा अधिकार चूंकि दिए गए और बंगाल के गवर्नर को अन्य गवर्नर्स पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया, इसलिए बंगाल का जो गवर्नर था उसको नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल। अन्य क्षेत्रों में जो गवर्नर्स थे उनको गवर्नर कहा गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। और यही बंगाल का जो गवर्नर है आगे चल करके इसको ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, इसी को भारत का वायसरॉय कहा गया, फिर वही आगे चल करके स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बन गया और इसी को आगे चल करके राष्ट्रपति नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और गवर्नर जनरल के स्थान पर राष्ट्रपति का पद आ गया। तो इस तरीके से जो है इसी से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति का पद आया है। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया, ये पहला इसमें प्रावधान है। फिर आगे आता है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद गठित की गई। तो यहीं से कार्यपालिका की नींव पड़ी और यहां से केंद्रीय शासन की नींव मानी जाती है। ठीक है, और जो आज हम जिसको मंत्रिपरिषद बोलते हैं, मंत्रिपरिषद की स्टार्टिंग कार्यकारिणी परिषद से ही मानी जाती है, यानी गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनी, यही कार्यकारिणी परिषद आगे चल करके मंत्रिपरिषद बनी केंद्र स्तर पर, और गवर्नर जनरल आगे चल करके राष्ट्रपति बन गया। तो राष्ट्रपति की हेल्प करने के लिए जो कार्यकारिणी परिषद, जो मंत्रिपरिषद आज है, उसी को पहले जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद माना गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद आगे विकसित होकर के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद बन जाती है। तो ये इस तरह से प्रावधान। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो आज नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में मानी जाती है। तो क्वेश्चन भी आता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहां पर स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ, किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित हुआ। कलकत्ता प्रधान प्रेसिडेंसी थी। कलकत्ता जो है उस समय भारत की राजधानी कही जाती, जैसे आज भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी समय कलकत्ता, इसके पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी, है ना। इसलिए कलकत्ता में ही जो है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। बाद में जो है ये सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित हुआ, जिसका जिक्र अभी आगे हम करेंगे। इस समय प्रधान मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे, एलिजा एम्पे बनाए गए थे, ये पहले जो है मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रावधान है। इसके अलावा कुछ और प्रावधान भी हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो मेंशन नहीं किए हैं। कुछ और प्रावधान है, जैसे जो पदाधिकारी होते, सरकारी अधिकारी होते थे, उनको निजी व्यापार करना, उपहार लेना जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था, ताकि भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके। ये प्रावधान भी इसमें माने जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो अधिनियम है, पिट्स इंडिया एक्ट। एक्चुअली जो पिट्स नाम है, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस नाम के थे। उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स थे। तो उनके द्वारा चूंकि ये अधिनियम पास किया गया, पास करवाया गया, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। इंडिया के लिए ये अधिनियम था, इसलिए उसको नाम दे दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसका समय है 1784। इसमें जो मुख्य प्रावधान है वो ये है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की जो सदस्य संख्या 4 थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 डिसाइड की गई थी, और उसको घटा के यहां पर कर दिया गया 3। यानी गवर्नर जनरल को निर्णय लेने में आसानी हो सके, इसके लिए जो है ये प्रावधान किया गया कि सदस्य संख्या कम कर दी गई।
जिससे वो निर्णय आसानी से ले सके। तो ये है, कंपनी पर द्वैध शासन स्थापित किया गया। कंपनी पर द्वैध शासन का मतलब दो संस्थाओं का शासन, दो बोर्डों का शासन। कंपनी के ऊपर दो बोर्ड बना दिए गए, है ना। कंपनी के ठीक ऊपर था, ये मान लीजिए, देखिए कंपनी है, कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था इसके जस्ट ऊपर, ये 15 सदस्यीय था। इसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, इसके ठीक ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 15 सदस्य थे, 15 सदस्यीय, ये 15 सदस्यीय था, और ये 6 सदस्यीय। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 6 सदस्यीय था। ठीक है, इस तरीके से ये दो बोर्ड ऊपर कंपनी के बना दिए गए। क्योंकि दो बोर्डों का कंपनी पर शासन स्थापित कर दिया गया, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कंपनी पर द्वैध शासन। ये उस समय तक चलता रहा जब तक कंपनी का शासन रहा। 1858 में कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया। उसी समय जो है ये द्वैध शासन भी कंपनी से समाप्त कर दिया गया, है ना। कंपनी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 15 सदस्यीय, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का शासन स्थापित कर दिया गया, जो 6 सदस्यीय था। इसके अलावा कंपनी के जो कार्य थे उनको बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया। राजनीतिक कार्य, व्यवसायिक कार्य, राजनीतिक कार्य जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिए गए, और जो व्यवसायिक कार्य थे, राजनीतिक कार्य जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिए गए। राजनीतिक कार्य जो है, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य दो भागों में इसको बांट दिया गया। राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को, राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को, और व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिए गए। ये है ना, राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को और व्यापारिक जो कार्य थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिए गए। इस तरह से दोनों के जो कार्य थे अलग अलग कर दिए गए, कंपनी के कार्यों को विभाजित कर दिया गया। बाद में कंपनी के अधीन पहली बार ब्रिटिश कब्जे में क्षेत्र को कहा गया, मतलब भारत में जो क्षेत्र था उसको पहली बार जो है ब्रिटेन के कब्जे में कहा गया। ब्रिटिश सरकार का भारत में कंपनी के कार्यकलापों पर और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया ना। ब्रिटिश जो सरकार थी उसका जो है भारत पर और भारत के जो क्षेत्र थे उन पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो ये है इस तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 4 हुए हैं। चार्टर का मतलब होता है अधिकार। तो चार्टर एक्ट जो 4 हुए हैं, इन चारों चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 20-20 साल करके आगे बढ़ाया गया, है ना। इसलिए जो है 20-20 साल के अंतराल से 4 चार्टर एक्ट आए हैं, ना। चार्टर एक्ट 1793, है ना, 4 चार्टर एक्ट हैं। फर्स्ट है 1793 का चार्टर एक्ट, सेकेंड 1813 का चार्टर एक्ट है, फिर थर्ड है 1833 का चार्टर एक्ट, और फोर्थ है ये 18 है, ये 1833 और फोर्थ है 1853। ये सारे ये चारों चार्टर एक्ट हैं, ये 20-20 साल के अंतराल से आए हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कंपनी के शासन को भारत में 20-20 साल करके इन चार्टर एक्ट के माध्यम से बढ़ाया गया। तो पहला जो चार्टर एक्ट 1793 है, इसके माध्यम से कंपनी के शासन को भारत में 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
के जो मेंबर थे उनको पहले ब्रिटेन से उनको वेतन दिया जाता था। फिर इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे, उनको भारत से वेतन दिया जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो पहले से ही जो है भारत से सैलरी दी जाती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को पहले ब्रिटेन से सैलरी दी जाती थी, वेतन दिया जाता था। इस चार्टर एक्ट में प्रावधान कर दिया गया कि उनको भी, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के सदस्यों को भी भारत से वेतन या सैलरी दी जाएगी। ये इसका खास प्रावधान माना जाता है। हालांकि ये चार्टर एक्ट जो पहला है उस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट 3 है जो आगे हम पढ़ेंगे, तो उनका ज्यादा आपको ध्यान रखना है। चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट है, इसमें 3 मेन प्रावधान आपको ध्यान रखना है बस। पहला है चीन के साथ व्यापार तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर भारत में कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। यानी कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 2 अपवाद इसमें छोड़ दिए गए थे, एक तो चीन के साथ व्यापार, दूसरा पूर्वी देशों के साथ जो कंपनी का जो चाय के साथ चाय का व्यापार था। तो ये 2 व्यापारों को छोड़ करके बाकी जितने भी व्यापारिक अधिकार थे कंपनी के, वो सारे समाप्त कर दिए गए। 2 व्यापार कौन से बचे हुए थे? एक तो चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार। ठीक है, तो ये पहला प्रावधान है। इसके बाद शिक्षा के विकास के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ये दूसरा प्रावधान इसमें ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ना। शिक्षा का विकास करने के लिए पहली बार जो है कंपनी की ओर से 1 लाख रुपए डिसाइड कर दिया गया था, ओवरऑल 1 लाख रुपए। तीसरा प्रावधान, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई थी, है ना। ईसाई जो मिशनरी थी उनको भारत आने की अनुमति यहीं से प्राप्त हुई है, और उसके बाद से लगातार जो है मिशनरी भारत आ रही हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उनको यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो अविकसित क्षेत्र हैं, इंटीरियर क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है काम कर रही हैं। लेकिन इन पर कुछ आरोप भी लगे हैं, इन पर ये आरोप लगे हैं कि ये जो है ईसाईकरण कर रही हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं। ठीक है, तो जब इस समय अनुमति इनको दी गई और ये सिलसिला आज भी चला आ रहा है। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत जो है कंपनी के जो 2 व्यापारिक अधिकार थे वो भी समाप्त कर दिए गए। यानी कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक अधिकारों को यहां आकर के समाप्त कर दिया गया। यानी चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का जो व्यापार बचा हुआ था कंपनी का, वो भी इसमें समाप्त कर दिया गया। तो सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए। चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार की समाप्ति हुई। इस तरह से कंपनी एक राजनीतिक संस्था बनकर रह गई, है ना। एक राजनीतिक संस्था बनी, व्यापारिक जो संस्था थी उसको समाप्त कर दिए गए, सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए। एक इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि कंपनी विधि के केंद्रीकरण की शुरुआत यहां से हो जाती है। यानी संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के गवर्नर जनरल को था, यानी केंद्रीय संस्था को था ना। ये अधिकार केंद्रीय संस्था को था कि वो पूरे भारत के लिए कानून बना सके। इसको कहते हैं विधि का केंद्रीकरण। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अभी हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था पहले, उसको गवर्नर जनरल नाम दिया गया। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार हो गया, उसके क्षेत्र फैल गए। तो अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो कहलाता था, अब चूंकि क्षेत्र बहुत ज्यादा फैल गया तो अब उसी को नाम दे दिया गया ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल। और इस पद पर पहला जो व्यक्ति था वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ध्यान रखना, क्वेश्चन भी यहां से आता है। इसके बाद जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया, और वो विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले ना। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य को सम्मिलित कर लिया गया।
और ये विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले को भी जो है को ही पहला जो विधि आयोग बना था उसका अध्यक्ष बनाया गया, जिसका उल्लेख आगे आपको मिलेगा। सरकारी नौकरी में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता था उसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त करने का प्रावधान किया गया। हालांकि समाप्त हुआ नहीं, लेकिन प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान को हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) में सम्मिलित किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 15(1) है उसमें ये प्रावधान है कि देश के नागरिकों के साथ धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यही प्रावधान है वो 15(1) का प्रावधान। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आगे आता है भारतीय कानूनों के वर्गीकरण के लिए एक विधि आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, अभी मैंने जिसका जिक्र किया। और ये जो विधि आयोग बना था पहला, उसका गठन 1834 में, और उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, है ना। पहला विधि आयोग 1833 में बना, 1834 में बना, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ही जो है पहले विधि सदस्य बने। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहला जो विधि सदस्य बना था वो लॉर्ड मैकाले ही बना था, और पहला जो विधि आयोग भारत में बना 1834 में, उसके अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले कहे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम स्वतंत्रता के बाद निर्मित गठित पहले विधि आयोग की बात करें तो वो 1955 में बना, और उसके पहले अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। 1955 में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग बना। MC सीतलवाड़ उसके पहले अध्यक्ष थे। MC सीतलवाड़ जो है ये भारत के पहले महान्यायवादी कहे जाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सीतलवाड़ कहे जाते हैं। 1955 में ये जो है गठित हुआ है। तो आपको पूछा जाए कि ओवरऑल पहला विधि आयोग कब बना, तो 1834 में बना, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब बना, तो 1955 में बना। इसके अध्यक्ष कौन थे, MC सीतलवाड़ थे। लॉर्ड मैकाले का हमारे भारत में बहुत बड़ा योगदान है। लॉर्ड मैकाले ने ही जो है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता IPC का निर्माण किया है। हालांकि अब उसको चेंज कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है ना। तो लॉर्ड मैकाले की ये देन है, और लॉर्ड मैकाले की देन ICS है, इंडियन सिविल सर्विस, जिसको हम आज IAS बोलते हैं। तो बहुत सारे योगदान लॉर्ड मैकाले के भारत के संदर्भ में कहे जाते हैं। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। ये अंतिम चार्टर एक्ट है, चौथा चार्टर एक्ट। देखिए 1853 के बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया, यानी यहां पर ये लाइन नहीं आती है कि भारत में कंपनी के शासन को 20 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। 1793 में ये प्रावधान है, 1813 में भी यही कहा गया, 1833 में भी यही कहा गया कि भारत में कंपनी के शासन को 20 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान नहीं है, ये लाइन नहीं मिलती है कि कंपनी के शासन को 20 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। इसमें कह दिया गया था कि 1853 में कह दिया गया था कि कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त भारत से किया जा सकता है, और 1858 में उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये जो चार्टर एक्ट 1853 है, इसमें दो खास प्रावधान है जो आपको ध्यान रखना है। पहला है योग्यता आधारित भर्ती, योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत इसके तहत हुई है ना। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की जो शुरुआत है, या योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली की स्टार्टिंग है, या खुली भर्ती की शुरुआत है, वो इसी चार्टर एक्ट के तहत मानी जाती है, 1853। और इसी के तहत जो है ICS की जो पहली परीक्षा है 1855 में लंदन में हुई थी। लेकिन भारत में ऐसी पहली परीक्षा हुई है 1922 में इलाहाबाद, यूपी में। ठीक है, देखिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए या योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली के लिए जो प्रावधान किया गया वो चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया। ICS का उद्भव जो हुआ 1854 में हुआ। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन सिविल सर्विस। कमेटी ऑन सिविल सर्विस गठित की गई थी। तो 1854 में इस कमेटी की सिफारिश पर ICS का उद्भव हुआ, इंडियन सिविल सर्विस।
तो 1853 में परीक्षा के लिए प्रावधान किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रावधान किया गया। 1854 में इसका उद्भव हो गया, आईसीएस का उद्भव हो गया, और 1855 में इस तरह की पहली परीक्षा आईसीएस की आयोजित की गई थी लंदन में, और 1922 में इसका पहला एग्जाम भारत में इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्रम से है। 1853 में परीक्षा का प्रावधान, 1854 में आईसीएस का उद्भव, और 1855 में आईसीएस का पहला एग्जाम लंदन में। इसके बाद दूसरा इसका जो प्रावधान है, इसमें विधायिका तथा कार्यपालिका पृथक हो जाती हैं। इस चार्टर एक्ट के तहत विधायिका तथा कार्यपालिका अलग अलग हो गई, यानी भारत में विधायिका यानी संसद की नींव पड़ी। केंद्रीय विधायिका की हम बात कर रहे हैं, विधायिका यानी केंद्रीय विधायिका, जिसको आज संसद बोलते हैं, उसकी यहीं से नींव पड़ी। और केंद्रीय विधायिका का नाम जो है केंद्रीय विधान परिषद उसमें रखा गया था, केंद्रीय विधान परिषद, जिसको आज हम संसद के नाम से जानते हैं। तो केंद्रीय विधायिका यानी संसद की नींव यहीं से मानी जाती है। इसके पहले सिर्फ कार्यपालिका थी। अभी जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अलग अलग के विकास के बारे में बताऊंगा। एक चार्ट के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस तरह से कार्यपालिका का विकास हुआ, किस तरह से विधायिका का विकास हुआ, किस तरह से न्यायपालिका का विकास हुआ, किस तरह से विधायिका के अधिकारों में वृद्धि हुई। ये सारी चीजें हमें आगे पढ़ना है, मैं बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो केंद्रीय विधायिका की नींव पड़ी। इसके पहले कार्यपालिका हुआ करती थी। कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कार्य अकेले करती थी। विधायिका जैसी कोई भी संस्था उस समय विद्यमान नहीं थी, यानी पहले कार्यपालिका आई है, फिर विधायिका का उदय हुआ है। आईसीएस का उद्भव 1854 में मैकाले रिपोर्ट के तहत हुआ है, ये मैंने बताया है अभी, है ना। तो इस तरीके से चारों चार्टर एक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है 1758 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1858 का अधिनियम, या इसको भारत शासन अधिनियम 1858 भी बोलते हैं। इसके 2 से 3 प्रावधान इंपॉर्टेंट है। एक तो इस एक्ट के तहत कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो गया। जैसे मैंने बताया था कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें ये नहीं कहा गया था कि 20 साल तक कंपनी के शासन को बढ़ाया जाता है भारत में। उसमें कह दिया गया था कि भारत में कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, तो यहां आकर के समाप्त कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया, है ना। कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हो जाता है। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है महाराजा या महारानी का शासन, ठीक है ना। कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हुआ करता था, है ना। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था। अब गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद आ गया, है ना। कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो गवर्नर जनरल के नाम को चेंज करना पड़ा, है ना। गवर्नर जनरल के स्थान पर उसका नाम हो गया वाइसरॉय। वाइसरॉय क्यों कहा गया? वाइस मतलब होता है उप, और रॉय जो है वो महारानी या महाराजा के लिए वर्ड यूज हुआ है। तो महारानी या महाराजा यानी क्राउन जिसको हम बोलते हैं, उसके अधीन जो पदाधिकारी कार्य करता था उसको वाइसरॉय नाम दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को चेंज कर दिया गया, पद चेंज हुआ, मतलब नाम चेंज हुआ, पद वही था, नाम का परिवर्तन आया और बाकी अधिकार वही थे। अधिकारों में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि कंपनी का शासन समाप्त हुआ, क्राउन का शासन आ गया। इसलिए क्राउन के अधीन जो कार्य करता था उसको नाम दे दिया गया वाइसरॉय। वाइस मतलब होता है उप, रॉय मतलब क्राउन। तो ये इस तरीके से। इसके बाद कंपनी पर स्थापित जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उसके स्थान पर वो वहां पर द्वैध शासन लागू किया गया था कंपनी पर, और अब यहां पर इसको समाप्त कर दिया गया क्योंकि कंपनी का शासन समाप्त हो गया, इसलिए द्वैध शासन भी समाप्त हो गया। वाइसराय के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सचिव का नया पद स्थापित हुआ, है ना। राज सचिव, भारत सचिव इसको कहते हैं, राज सचिव बोलते हैं। और उसकी सहायता के लिए भारत परिषद गठित की गई। भारत परिषद ये 15 सदस्यीय थी। ये जो है
भारत सचिव को हेल्प करने के लिए काम करती थी, तो इसका गठन हुआ। ये दोनों पद नए सृजित हुए, भारत सचिव का पद और भारत परिषद। ठीक है, भारत सचिव जो होता था ये सीधे क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था, और भारत सचिव जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का भी सदस्य हुआ करता था, है ना। क्राउन द्वारा उसको नियुक्त किया जाता था और क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य भी होता था, और भारत सचिव का भी पद उसके पास होता था, यानी दोहरी भूमिका होती थी, है ना। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में भी वो काम करता था, और वही जो है भारत में भारत सचिव के पद पर भी काम करता था, और कभी कभी यहाँ पर आता था। फिर इसमें पहला जो भारत सचिव था उसको एडवर्ड हेनरी स्टैनले डर्बी, ये पूरा नाम था, शॉर्ट में उसको बोलते हैं लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 3 हुए हैं, अभी हमने चार्टर एक्ट पढ़े थे 4, और भारत परिषद अधिनियम 3 हुए हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और तीसरा है 1909। तो 3 अधिनियम ऐसे हुए हैं। 1861 यही है, 1892 अभी हम उसके पढ़ेंगे, और इसके बाद 1909 का जो परिषद अधिनियम है उसको पार्लियामेंटरी सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विधि बनाते समय इसमें प्रावधान यह है कि विधि बनाते समय कुछ उच्च कुल के भारतीयों को का सहयोग लिया जाएगा। जब विधि का निर्माण किया जाएगा तो उच्च कुल के जो भारतीय उनको सम्मिलित किया जाएगा, यानी उनसे राय ली जाएगी। उच्च कुल के भारतीय का मतलब होता है रियासतों के प्रमुख, है ना। जो रियासतें थी, राजा महाराजा थे यहाँ पर जो काम करते थे, जो भी रियासतें थी उनके जो प्रमुख होते थे उनको राजा महाराजा कहा जाता था। तो उनके जो राजा महाराजा प्रमुख रियासतों के प्रमुख थे, उनसे जो है विधि निर्माण करते समय सहयोग लेने की बात यहाँ पर कही गई थी। हमने पढ़ा था 1833 का चार्टर एक्ट जो था उसमें विधि के केंद्रीकरण की बात कही गई थी, यानी विधि बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय निकाय को था, केंद्रीय संस्था को था। अब यहाँ पर विधि के विकेंद्रीकरण की बात कही गई। ये एक्चुअली जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था, ये लॉर्ड कैनिंग के समय लागू हुआ। लॉर्ड कैनिंग जो है विकेंद्रीकरण का पक्षधर था, उसका ऐसा कहना था कि विधि बनाने का अधिकार राज्यों को भी मिलना चाहिए, तो इसलिए जो है इस प्रावधान को यहाँ पर डाला गया। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को विधि के विकेंद्रीकरण का जनक भी बोला जाता है ना। विधि के विकेंद्रीकरण का जनक लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। तो विधि के विकेंद्रीकरण की यहाँ से शुरुआत हुई, और राज्यों की जो विधान परिषदें थी उनको विधि बनाने का अधिकार दिया गया। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जो राज्य थे यानी प्रांत थे, वहां पर भी जो है विधायिका स्थापित की गई, है ना। अभी हमने पढ़ा 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें केंद्रीय विधायिका अस्तित्व में आई, और यहां से जो है राज्यों की विधायिका भी अस्तित्व में आ जाती है ना। तो ये इस तरीके से विधि का विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो जाता है, यानी विधि बनाने का अधिकार प्रांतीय जो विधायिका थी उनको भी मिल जाता है ना। पहले केवल केंद्र को ही ये अधिकार मिला हुआ था। वायसराय तथा गवर्नर्स को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। अभी ये अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को है ना। राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत, और प्रांतों के जो गवर्नर या राज्यपाल होते हैं उनको 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। अध्यादेश जो होता है ये टेम्परेरी रेजोल्यूशन होता है, यानी अस्थायी विधान होता है ना। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है या राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता तो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देते हैं, बाद में फिर उसका अनुमोदन विधायिका को करना होता है। तो यह अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति राज्यपाल के, वहां पर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विभागीय व्यवस्था की स्टार्टिंग हुई। विभागीय व्यवस्था इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये आपको इंग्लिश टर्म भी ध्यान रखना है, पोर्टफोलियो उसको बोला जाता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि अधिकार कार्यों का बंटवारा, है ना। विभाग कार्यकारिणी जो परिषद थी, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, यानी लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय था, तो उसको जो है उसकी जो परिषद थी उसमें जो सदस्य थे उनको अलग अलग विभाग दे दिए गए, अलग अलग कार्य बांट दिए गए। तो यहीं से जो विभागीय व्यवस्था और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की स्टार्टिंग इंडिया में मानी जाती है ना। तो यह है पोर्टफोलियो सिस्टम की यहाँ से स्टार्टिंग हुई। इसी को हम कहते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, इसी को हम कहते हैं विभागीय व्यवस्था, और यहीं से मंत्रिमंडल सचिवालय भी स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहीं से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था व मंत्रिमंडलीय सचिवालय की शुरुआत मानी जाती है।
तो इस तरीके से पूरा हो जाता है। इसके बाद है दूसरा परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें भी 2 से 3 प्रावधान खास हैं। इसमें पहला, विधायिका के जो सदस्य थे उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। यहीं से प्रश्न काल की शुरुआत होती है, क्वेश्चन आवर जिसको हम बोलते हैं, है ना, क्वेश्चन आवर या प्रश्न काल की स्टार्टिंग यहाँ से मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि एक समय दे करके, एक निश्चित समय दे करके प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 11 से 12 बजे का जो समय होता है उसको हम प्रश्न काल कहते हैं, और जिसमें विधायिका के जो सदस्य होते हैं, यानी विपक्षी दल के सदस्य होते हैं, वो जो है सत्तारूढ़ दल के जो मंत्री हैं, सांसद, विधायक हैं, उनसे एक निश्चित समय देकर के प्रश्न पूछते हैं। लगभग 10 से 21 दिन का समय दिया जाता है, और मंत्रियों को या जो सांसद, विधायक हैं, उनको जवाब देना होता है। तो ये है प्रश्नकाल, यहीं से प्रश्नकाल की स्टार्टिंग मानी जाती है। इसके बाद यहीं से संसदीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी, ऐसा कहा जाता है। प्रश्नकाल की स्टार्टिंग से बाद में संसदीय शासन प्रणाली की नींव मानी जाती है। पहली बार भारत में निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया गया। अभी जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, उन चुनाव की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से मानी गई है, निर्वाचन के सिद्धांत की स्टार्टिंग। लेकिन ये चुनाव जो है अप्रत्यक्ष स्टार्ट हुए थे स्टार्टिंग में, फिर बाद में प्रत्यक्ष हुए, है ना। प्रत्यक्ष जो चुनाव वो 1919 के अधिनियम के तहत स्टार्ट हुए थे, और जो चुनाव की जो शुरुआत है वो यहाँ से मानी जाती है, लेकिन ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से माने गए। तो निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया इस अधिनियम के तहत, और यहीं से इंडिया में चुनाव स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये चुनाव इनडायरेक्ट चुनाव, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने जिनको चुना वो दूसरे को चुनते हैं। जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। हमने सांसदों, विधायकों को चुना, सांसद, विधायक जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। राज्यसभा है, उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, इनके चुनाव जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष चुनाव जो है सबसे पहले स्टार्ट हुए, बाद में जो है ये प्रत्यक्ष हो गए। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, यहाँ से जो है इंडिया में प्रत्यक्ष चुनाव स्टार्ट माने जाते हैं। लेकिन आपको ये पूछा जाता है कि भारत में चुनाव की शुरुआत कब से हुई, तो यही अधिनियम उसमें आपको लगाना होता है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो इतना आज मैंने बताया है, और कल हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। कल आगे के जो अधिनियम है वो मैं कंप्लीट करके फिर अलग अलग में विकास बताऊंगा, कार्यपालिका का विकास, विधायिका का विकास, न्यायपालिका का विकास, इस तरह से बताऊंगा, तो और ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाए।